सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं हुस्न तबस्सुम नेहा जी द्वारा रचित कहानी ये बेवफाइयाँ। मेरे दोनों शौहर आपस में भिड़े पड़े थे और मैं तकिए के गिलाफ में बूटे काटती हुई मजे ले रही थी। दोनों का झगड़ा कई कई जावियों पर चल रहा था। मुंह जबानी भी, हाथापाई भी और अदालती भी। खूब गले फाड़े जाते, पेशियां ढोई जाती, मुकदमे लादे जाते। मगर क्या था, थक हार कर जज भी हथियार डाल देता। मन माफिक कोई फैसला न कर पाने पर वे भी हाथ झाड़ लेते और फैसले के सारे अख्तियारात मुझे थमा देते। बीच बीच में मुल्ला काजी भी हाथ पांव चला लेते और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ मामला खींच ले जाते। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा मकड़जाल साबित होता जहां पहले ही कितने ही मसाइल तड़फड़ाकर दम तोड़ रहे होते। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसे अपनी ही मिजाज पुरसी करने की तमीज नहीं थी। काजी व उलेमाद बगले झांकने लगते, उनका इल्म व काबिलियत जवाब दे जाते। मैं ठहरी हुई पहाड़ी बन गई जिस पर से सारे मौसम आते और फिसलते चले जाते। मैंने भी मौसमों की मस्ती और मौसमों के संग बहना सीख लिया। बजाय इसके कि अपने ऊपर छाती खिजाऊं की बदलियों पर रोऊं पीटूं, अब देख रही हूँ सारा दयार आबे कशीफे दहर में बहता जा रहा है। सारे बेवफा बादल हवाओं में टूटकर बिखर गए हैं। हमारी रिहाइश शहर से दूर किनारे से लगी हुई है, जिसकी सरहदों पे नन्हे नन्हे गांव कायम हैं। खेतों की हरियाली से सारी फिजा आरास्ता है, जिसके अपने ही मजे हैं। आसपास के खेतों से फूटती देहाती नगमों की सदाएं जी में प्यार घोलती हैं और मैं दुनियावी समंदर के छोर बैठी लालो गुहर चुन रही हूँ। मुझे समंदर की आवारा लहरों और तूफानी अटखेलियों से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो बस मैं हूँ। तनवीर अहमद से मेरी शादी 40 साल पहले हुई थी, तलाक 40 साल बाद। इस दरमियान मैं 6 बच्चों की माँ बनी, 4 बच्चों की नानी और 5 बच्चों की दादी। हमारी शादी 1968 में हुई। तब तनवीर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। ये शायद मेरे कदमों की बरकत थी कि मेरे दाखिल होते ही घर में दौलत बरसने लगी। हमारा रेस्टोरेंट एक बड़े और मकबूल होटल में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि बाहरी मुसाफिरों के लिए फकत वही एक होटल मशहूर था। हमारे होटल की चकाचौंध दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। बच्चों को ऊंची पढ़ाई पढ़वाई, अच्छे अच्छे घरों में उनके रिश्ते किए। मेरे खुश कदमों का एहसास तनवीर को भी बारहा रहा, इसीलिए वह अक्सर मुझे बरकती कहकर पुकारता था। फिर जिस तरह तनवीर जान तोड़ मशक्कत करता था, मैं भी वैसे ही तिनका तिनका संजोकर उसकी आमदनी रखती थी। कभी किसी तरह की फिजूल खर्ची की आदत नहीं डाली और ना ही बच्चों को डालने दी। मेरी खूबियों पर निसार तनवीर अपनी आमदनी का एक हिस्सा हर महीने मेरे खाते में डलवा देता। यह उसका शुरू का ही मामूल था। यही रकम होते करते 2 करोड़ रुपए में तब्दील हो गई थी। हालांकि मैंने हमेशा मना किया कि एक घर में तेरा मेरा क्या, जो तुम्हारा वही सब हमारा। मगर तनवीर कहता, तुम नहीं जानती, दुनिया बड़ी मतलब परस्त है। मेरे ना रहने पर मेरा सब कुछ ये बच्चे बांट लेंगे, तुम्हारा कोई ना होगा। लेकिन तुम्हारे पास कुछ लस होगी तो सब तुमसे चिपके रहेंगे। बाकी हमारा तुम्हारा बटा क्या है। मेरा सिर अदब से उसके सामने झुक गया था। उसके अंदर मेरे लिए हमेशा एक मुशफिकाना शमा जलती रही। छुटपुट उल्टी हवाओं को छोड़ दिया जाए तो हमारी जिंदगी हमेशा लुत्फानंदोज बीती। हमारे घर सातों पहर सहाफ़ी, वकला और सियासतदां की आमद रफ्त रहती। हमारा 2 सितारों वाला होटल पूरा चांद बनकर शहर में दमक रहा था। बेटियां ब्याह दी गई थीं, बेटे यहाँ वहाँ सेटल हो चुके थे। एक मुंबई में था, दूसरा कोलकाता में, तीसरा अबू धाबी में और चौथा यहीं लखनऊ में रहकर पढ़ रहा था। सारी जिम्मेदारियों से हम फारिग हो चुके थे। अब तो तजफ्फुफ की तरफ जी भागने लगा था कि एक रात यकबयक कमाल हो गया। इसके कबल ये बता दूं कि तनवीर अहमद और अहमद अब्बास गहरे दोस्त थे, एक दूसरे पर जान निसार करने वाले। बगैर एक दूसरे से 2-4 बातें किए उनका दिन पूरा नहीं होता था।
दिन में कम से कम एक बार उनका रूबरू होना जरूरी था। इसके लिए पहल हमेशा अहमद अब्बास करता था। दिन में जिस भी वक्त वह फुर्सत में होता आ धमकता। फिर शहर भर का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जायजा लिया जाता। बावर्ची खाने से चाय की प्यालियां और पकौड़े जाते रहते और चाय के साथ साथ बहसें भी गर्म होती रहती। कभी कभी मैं झुंझलाती तो तनवीर आंखें दबाते हुए बोलता, उलझती क्यों हो? बेचारा इतनी दूर से तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने आता है। अब्बास मुझसे भी खासा घुला मिला था। कभी कभार हल्के फुल्के मजाक भी कर लिया करता था, चुटीली बातें छेड़ता रहता। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि इस दोस्ती की खुशबू काफूर बनकर उड़ गई। बहरहाल फिर से आती हूँ उसी मौजू पर कि जो रात करिश्मा बन गई। मैं गौर कर रही थी कि कुछ एक अरसे से तनवीर मुझे अवॉइड करने लगा था। छुटपुट घर में दिख जाता, बाकी अल्लाह जाने कहाँ गायब रहता। दिन को तो गायब रहता ही, रात को भी जाने किस पहर आकर सो रहता। मैं तराह दे जाती। कहाँ कि तमाम मसरूफियात में उलझते हुए भी वह मेरे लिए वक्त चुरा लाता था। कहाँ कि अब फुर्सत में भी वह मसरूफ होने का पाठ भरे रहता। अहमद अब्बास से भी वह कटाया करता और हम दोनों एक दूसरे से ही तनवीर की शिकायत करके जी हल्का कर लेते। फिर आई वो करिश्माई रात। हुआ ये कि रात के 12-1 बजे होंगे। मैं करवटें बदल रही थी। तनवीर हस्बे मामूल गायब था। मोबाइल हमेशा की तरह वह घर पर ही छोड़ गया था। बहरहाल कोई भी राज देर तक पोशीदा नहीं रह सकता। मुझ पर भी उस रात तनवीर की बेजारी का इंकिशाफ हो गया। रात की सुन्न घड़ियों में यकायक बाहर का गेट खड़का। मैं नीम खुमारी में थी, मगर इस चर्र मर्र की आवाज पर चौकन्ना होकर बैठ गई। कुछ पल सांस रोके बैठी रही। तभी एक से ज्यादा कदमों की आहटें सुनी। लॉन फिर दालान लांघते हुए वे कदम जब हमारे बेडरूम के सामने से गुजरने लगे तो हमारा जबरो सब्र जवाब दे गया। बिजली की तेजी से उछक कर खिड़की की तरफ भागी। पता ही नहीं चला कब हाथों ने खिड़की के पर्दे सरका दिए। मैं तो सामने का मंजर देख के साकित थी, लगा लहरा के गिर पड़ूंगी। तनवीर एक नकाबपोश के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। पल भर में ही माजरा समझ गई। एक झटके से दरवाजा खोला और शेरनी की तरह चीख पड़ी, रुक जाओ! रात के सन्नाटे में चीख दहाड़ बनकर कौंधी। तनवीर एकदम से हड़बड़ा गया, फिर बल खाते हुए पलटा। साथ ही वो बुर्कापोश भी। बुरके की पट्टियां गिरी हुई थी, जिससे सिर्फ महसूस हुआ कि कोई जवान खूबसूरत शाय है। मैं तनवीर के बजाय लड़की से मुखातिब हुई। बीवी, तुम्हारी जैसी इस आदमी की बेटियां और बहुएं हैं। आंखों के साथ साथ क्या तेरी अक्ल पे भी पर्दा पड़ गया है? ये तुझे कहाँ से लेकर आया है बेटी? बेटी कहना था कि तनवीर की आंखें खौलने लगी। दौड़ के मेरे गले को हाथों से कस लिया और कसता गया। तू मुझे जलील करेगी? मुझ पर हुक्म चलाएगी हरामजादी? हमारे ऊपर 4 शादियां सुन्नत हैं। मैं मर्द हूँ, मर्द। मेरे गले से घुटी घुटी चीख निकल रही थी। चीख सुनकर मेरा छोटा बेटा रेहान दौड़कर बाहर आ गया। सारे नौकरों ने आकर घेर लिया। बेटे ने मेरा गला छुड़ाया और फिर उस औरत की तरफ देखा और चीखा, अब्बू! लगा उसका दिल फट जाएगा। तूफान उसके भीतर करवटें लेकर उठ बैठा। मैं जुनूनी हालत में उस लड़की पर झपटी। वह डर से सिकुड़ गई और तनवीर की पीठ के पीछे ओट लेती हुई तनवीर से बोली, हाय अल्लाह! आपने तो कहा था कि आपके अहिल्या इंतकाल फरमा गई। या अल्लाह, धोखेबाज! 2 तरफा धोखा! कहती हुई पगलाई आंधी की तरह तनवीर के चेहरे पर कई थप्पड़ मैंने रसीद कर दिए। वह सख्ते में आ गया। बेटे, नौकर चाकर और बड़ी बात उसकी महबूबा के सामने एक औरत उस पहाड़ जैसे जिस्म पर थप्पड़ जड़ दे। वो सितारों वाले होटल का मालिक, वो मकबूल और मसरूफ शख्सियत जो शहर भर का सेठ है, जिल्लत और हया के मारे कट कर रह गया। आओ देखा न ताओ दहाड़ पड़ा, जीनत तुम्हें तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। एक लम्हे को पूरे हॉल में मौत सी खामोशी छा गई, मगर होश लौटते ही मैं तड़ से गिरी। दूसरे दिन मैं रोती पीटती मायके पहुंचा दी गई। शहर भर में एक ही चर्चा गर्म थी, तनवीर सेठ ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, वो भी इस उम्र में। हफ्तों धूम रही। भाईजान ने सुना तो आग बबूला हो गए,
मगर क्या बिगाड़ लेते उसका? आखिर वह मर्द था, मुसलमान मर्द। उसने अपनी कर ली। वह कर सकता था, वह करने के लिए ही बना था। छोटे बेटे ने धड़ाधड़ सारे भाई बहनों को फोन से खबर कर दी और सभी ने बारी बारी फोन करके मुझे मेरी दिलजोई की। बेटों ने अपने अपने पास रहने की इल्तिजा की, मगर मैंने साथ ही कहा, अल्लाह रखे, अभी हमारा मायका बरकरार है, अल्लाह मेरे भाई की उम्र दराज करे। अहमद अब्बास ने सुना तो सन्न रह गया। फिर जाकर तनवीर की खूब खबर ली और फिर मेरे पास आकर घंटों सिर झुकाए बैठा रहा। ना उसके पास कोई लफ्ज थे, न मेरे पास। मैं उसके नज़दीक ही बैठी खला में तैरती रही। इसके बाद भी वह कई मर्तबा आया, लेकिन उस बार तो आकर उसने चौंका ही दिया। इधर उधर की कहते सुनते उसने कहा, भाभी, तनवीर का एक पैगाम है आपके लिए। मैं चौकी पर पानदान खोले बैठी थी। हाथ में पान का बड़ा सा पत्ता था जिस पर मैं चूना कत्था लेप रही थी। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ रुक गए। क्या कहा? असल में वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वह आपसे फिर से निकाह। मैं बीच में ही फट पड़ी। खामोश अहमद अब्बास, खबरदार, जो आइंदा कभी ये बात जुबान पर लाए। निकाह भी उससे जिसे निकाह का मतलब तक नहीं पता। मैं तो उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझकर तरतीब देती रही, उसके घर को तिनका सजाती रही और उसने 3 लफ्जों में सब रफा दफा कर दिया। 40 साल तक भुगती मैं उसके साथ। 40 साल तक कड़ी मशक्कत करके मैंने जो मंजिल खड़ी की, आपने महज 3 लफ्जों में ढा दी। वाह भाई वाह, अच्छी रही आपकी मर्दानगी। क्या कहा जाए भाभी, उसकी बदकिस्मती। कुछ भी हो, मैं उसकी जागीर नहीं हूं अहमद अब्बास। मर्दों का तो यही रवैया है, रहा है बल्कि। सारे खुदगर्ज, मतलब परस्त। मुफलिसी होती है तब जोरुओं के जेवर गहने तक काम में ले लिए जाते हैं, और जब रोटी पर रोटी रखकर खाने लगते हैं तब उन्हें अय्याशियां सूझती हैं। जवाल के वक्त जिस बीबी ने उनके साथ अपनी हड्डी पसली एक कर दी, खुद को रायगा किया, वह उनके लिए गैर इस्तेमाली हो गई। अब जब वे आदमी बन गए तो कमसिन लड़कियां तलाशने लगे। मैंने फिर पान पूरा करके गिलौरी उसे पकड़ा दी, फिर दूसरा पान अपने लिए बनाने लगी। पान लगाते लगाते फिर थोड़ा थमी। भाई, वह तो बाहर की दुनिया में मस्त था। उसे क्या पता कब किस बच्चे ने कौन सी क्लास पास की, कब बच्चों की फीस जमा हुई, कौन सा बच्चा किस स्कूल में पढ़ा, कौन पास हुआ, कौन फेल। उसे तो यह भी याद नहीं होगा कि किस बच्चे को कब बुखार हुआ, कब निमोनिया हुआ। मगर मुझे याद है दिन तारीख समेत, क्योंकि मैंने एक इबारत की तरह उसके कुनबे को सहेजा, समेटा। मगर इबादत भी लाहासिल गई। कहते कहते मैं रुआंसी हो गई। वह भी जैसे थोड़ा भीगा ठहरते हुए बोला, भाभी, उसे तो अपने किए की सजा मिलेगी ही। उसकी बीवी का हलाला निकाह हो, इससे बड़ी बदनसीबी और इससे बड़ी सजा किसी मर्द के लिए क्या हो सकती है। मैं तिलमिला गई। मर्द? वो मर्द? तुम उसे मर्द कहते हो? थूकती हूँ ऐसे मर्दों पर और ऐसी मर्दानगी पर। अरे मर्द हो तो दुनिया में अपने नाम का परचम लहरा के दिखाओ। पराई बहू बेटियों की हिफाजत करो, बेवाओं के सिर ढको, यतीमों के सिर पर हाथ रखो, कुंवारियों के घर बसवाओ, नेफा जाकर मुल्क के लिए लड़ मरो। ये होती है मर्दानगी? यूं रखेलें रखने को, अय्याशियां करने को मर्दानगी थोड़े ही कहेंगे। फिर ये मर्दानगी कि एक मजबूर लड़की को दौलत का लालच देकर धोखे में रखकर उसे ब्याह का ढोंग रचाओ, अपनी ब्याहता को धक्के मारकर निकाल दो। यहां तक तो फिर ठीक, आगे उसकी ये भी ख्वाहिश कि उसकी बीबी किसी दूसरे मर्द के साथ हम बिस्तर हो, उसे ये कहने में शर्म नहीं आई? उससे कहना, ऐसा सोचने से पहले वह चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं गया? मैं हाँफने लगी। अहमद अब्बास ने मुझे खामोश करने के लिए हाथ उठाकर कुछ कहना चाहा, मगर मेरे सीने में उबाल उठ रहा था। मैं थमी नहीं। और तुम क्या कहते हो, ये उसके लिए सजा है? चलो मानती हूं कि वह कसूरवार है, इसलिए सजा का हकदार है, उसे सजा मिल रही है। मगर मेरा क्या कसूर है कि दूसरे मर्द के पास निकाह करके रहूं और फिर उससे तलाक लेकर फिर निकाह? ये तलाक और निकाह का खेल मैं क्यों खेलूं? सिर्फ औरत हूं इसलिए? क्या औरत इंसान नहीं होती? जब अहमद अब्बास ने मेरे तेवर देखे तो वह टका सा जवाब तनवीर को देकर चला आया। बात आई गई हो गई। तलाक का मुझ पर कुछ खास असर नहीं था। सारे फराइज से फारिग हो चुकी थी। रेहान आकर मिल ही जाता था। बाकी भतीजे भतीजियों के दरमियान मुतमईन थी।
उन सब के ढेर सारे नन्हे मुन्ने दिन रात घेरे रहते। भावज और बहुएं तनहा छोड़ती ही नहीं। ससुराल की मसरूफियात के चलते काफी दिनों से मायके की तमाम रिश्तेदारियां छूट चुकी थी। मैं फिर से उन्हें हवा पानी देने निकल पड़ी। हर दिन किसी न किसी चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के यहाँ से दावत के बुलावे आते रहते। इस तरह किसी न किसी बहाने मैं अपना गम गलत करने निकल पड़ती और मेरा वक्त गुजरता रहता। मगर जैसे वक्त ने पलटा खाया, ऊंट पहाड़ के नीचे आया। इद्दत के दिन पूरे होते होते तनवीर आदम का सैकड़ों तोहफों के पैकेटों के साथ में भाईजान से फिर खूब रोया धोया मुझसे मिलने की इजाजत मांगने लगा। थोड़ी ना नुकर के बाद भाईजान ने मुझे ड्राइंग रूम में बुलवाया। मैं सिर पर लंबा सा घूंघट डालकर कमरे में दाखिल हुई। भाईजान बाहर निकल गए। मुझे देखते ही तनवीर ने मेरे कदमों में टोपी रख दी और रिरियाने लगा, जीनत अपने घर चलो, मुझे माफ कर दो, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम तो घर की जीनत हो, रौनक हो, तुम्हारे बगैर घर वीरान हो गया। बाजारू औरतों से घर बसता है क्या? मैं और जब्त ना कर सकी, फट पड़ी। तनवीर अहमद, जबान संभाल के। औरत घरेलू या बाजारू नहीं होती, औरत सिर्फ औरत होती है। औरत की कोई जात नहीं होती। औरत एक शम्मा है जो उम्र भर अंधेरे में रह के दूसरों को रोशनी देने के लिए जलती रहती है, खुद को जलाकर तुम्हें रोशन करती है। औरत एक नदी है जो सिर्फ बहना जानती है, लेकिन उल्टी हवाओं में वो तुम जैसों को बहा देना भी जानती है। तुम जैसे कूड़ा कचरों को समेट कर बैठी नहीं रहती। अगर ऐसा भूल से कर भी बैठी तो वह नदी नहीं, नाला कहलाती है। ये तो तुम मर्दों की कमअक्ली और कमजरफी है कि कभी उसे मुकद्दस मान कर आंखों से लगाते हो और कभी उसमें अपनी गंदगियां घोल कर उन्हें नाले में तब्दील कर देते हो। औरत को घर भी तुम ही लोग देते हो, बाजार भी तुम ही लोग देते हो। मुझे तुमसे नहीं, उस बेचारी मजबूर और माजूर लड़की से हमदर्दी है जिसकी मुफलिसी का फायदा उठाकर तुम उठा लाए उसे। वह हसीन है, जवान है, अपने महकते ख्वाबों को रौंदते हुए तुम जैसे बुढ़े खूसट के साथ यूं ही नहीं चली आई होगी। उसकी मजबूरी या कमजोरी तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी मोहब्बत नहीं। लेकिन सिर्फ इस बिना पर तुम उसे बाजारू कहकर अपने गुनाहों से फरार नहीं पा सकते। वह उठकर सोफे पर बैठ गया। सामने की चेयर पर मैं भी बैठ गई। वह लालची और मतलब परस्त औरत थी जीनत। उसकी आंखों में मक्कारी वाले आंसू झिलमिलाने लगे, मगर मैं उसकी रग रग से वाकिफ थी। अपना मतलब हल करने के लिए वह सैकड़ों मक्कारियां रच सकता था। उसके चेहरे की हवाइयों को नजरअंदाज करती हुई फिर शुरू हो गई। तुम शायद नहीं जानते तनवीर अहमद, औरत हर भेस में परफेक्ट होती है। माँ के भेस में हो, चाहे बहन, बेटी और बीवी के भेस में हो, या कोई बाजारू औरत ही क्यों ना हो। इसका अंदाजा मुझे हो चुका है। तनवीर मरियल सी आवाज में पहलू बदलते हुए बोला, अभी कहाँ, जरूरी सबक तो अभी तुमने पढ़ा ही नहीं। कहती हुई मैं झप से उठी और बाहर निकल आई। वह एक दो आवाजें देकर चुप रहा। मेरा बेटा रेहान मुझसे मिलने आता। एक रोज उसने तनवीर की मक्कारियों के सारे ताले मुझ पर खोल दिए। उसने बताया उसका बाप मेरे 2 करोड़ के लिए कलप रहा है। हालांकि मैं पहले राजी नहीं थी, फिर रेहान की बात सुनकर सचमुच आंखें खुल गईं। मैंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। मैंने रात 10 बजे के करीब अहमद अब्बास को फोन लगाया और निकाह की रजामंदी दे दी। अहमद अब्बास चौंक गया। भाईजान को बज़ाहिर नहीं मगर भीतर भीतर नागवार गुजरा। मगर तनवीर ने सुना तो झूम उठा। दिन में 10 बार फोन करके मुझे शुक्रिया कहा। उस वक्त तक शायद उसे गुमाना था कि मेरे उसके बीच जो लंबा सा रास्ता है, उसके बीच एक निहायत गहरी सी खाई भी है, हलाला निकाह। तनवीर ने इस मामले में उलेमा से मशवरा किया। बातें तय कर ली गईं, दिन तारीख भी तय कर लिए गए। फिर इस रस्म के लिए किसी मातबर और भरोसेमंद आदमी की शिनाख्त में तनवीर लग गया। उसने अपने मिलने वालों पर कई बार नजर फेरी और हर बार नजर अहमद अब्बास पर आकर टिक गई। अहमद अब्बास की बीवी को गुजरे अरसा हो गए थे। शहर के शरीफ घराने से ताल्लुक रखता था। एक बेटी, एक बेटे का बाप। बेटी ससुराल में थी, बेटा पढ़ रहा था। अहमद अब्बास तनवीर से उम्र में भी कम ही था। थोड़ी ना नुकर के बाद अहमद अब्बास को राजी कर लिया गया। रेहान हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता था। उसे कॉलेज में दोस्तों की हंसाई का सामना करना था। पहले भी काफ़ी जलील हो चुका था, मगर हम दोनों पे अजब जुनून तारी था। मुझे अपनी जलालत का इंतकाम लेना था
और तनवीर को मेरे हिस्से के 2 करोड़ जिसका ख्याल किए बगैर उसकी जुबान से तलाक फिसल गया था और अब वह हाथ मल रहा था। इसे हासिल करने के लिए उसने मुझसे 101 बार झूठ बोला और मैंने उसे 101 बार ही झूठा कह डाला मन ही मन। उसकी कमज़ोर रग जिस दिन मेरी पकड़ में आई, मैंने उसे पटखनी देने की ठान ली। उसने मुझे मेरी हैसियत से खारिज करना चाहा था। एक औरत सब कुछ सह सकती है मगर अपनी नकार नहीं सह सकती। मैं भी नहीं सहूँगी। शहर में एक बार फिर चर्चा गर्म थी। बेटे रेहान की कैफियत अलबत्ता काबिले दीद थी। लोग चुटकियाँ लेते, कमेंट पास करते। यह हलाला निकाह शहर में इशू बनकर छा गया। यहाँ तक कि बेटा एक रोज़ आकर रो पड़ा। मगर मैं ममता के हाथों हार मानने वाली नहीं थी। खुदा ने औरत को माँ का दिल दिया है और इसी दिल ने हमें तिल तिल मरने पर मजबूर किया है। लेकिन मैं दिल के हाथों मरना नहीं चाहती थी। मैंने तो तनवीर को मात देने की ठान दी थी। बेटे को समझा दिया, बेटे हम दोनों का झगड़ा तू हम पे छोड़ और अबू धाबी निकल जा। यहाँ रहेगा तो पागल हो जाएगा। बेटे को बात जच गई। वह तुरंत फुरत तैयारी करके फुर्र हो गया। अब मैदान साफ था। अब शह को मात देने के सुनहरे मौके थे और मैं ताल ठोके तैयार। तयशुदा वक्त पर हमारा और अहमद अब्बास का निकाह हो गया। कुछ चंद लोगों के साथ तनवीर ने भी निकाह में शिरकत की थी। निकाह हो गया, लोगों के लिए एक नया इशू बनकर तैयार। उधर तनवीर को ताप कहाँ। दूसरे दिन तड़के ही उसने अब्बास को फ़ोन किया, मियाँ कब दे रहे हो तलाक? मौलाना साहब को लेकर आ जाऊं? तब मैं अहमद अब्बास के बाजू में ही लेटी थी। अब्बास ने जवाब दिया, ऐसी भी क्या जल्दी है, हो जाएगा। तुमने कौन सा वाहिद शाहिद बनाकर मौलाना को तलाक की रस्म अदायगी की थी? मेरा भी हो जाएगा। इस रिश्ते में कोई दम है यार। आखिरी फिक्रा शूल बनकर उतर गया मेरे अंदर। इतने दिनों की गहमा गहमी में अहमद अब्बास पर यह बात आया हो चुकी थी कि मैं 2 करोड़ की मालकिन हूँ। दौलत में बड़ी आंच होती है। इसकी तपिश इंसान की ईमानदारी, शराफत, यारी, दोस्ती सब जलाकर रख देती है। अब्बास के मन में भी मैल आ गया। एक तरह से बगैर उस पर मेरी मंशा खुले ही वह मेरी मंशा पर उतर आया था। मेरे समेत अब वह 2 करोड़ का मालिक था, फिर रंडवा भी था। बगैर हर्रा फिटकरी के उसकी जिंदगी पे शोक रंग चढ़ गया था। वैसे लालच उसके मन में हो तो हो, मगर मोहब्बत में दिखावा या ड्रामा नहीं था। उसकी जिंदगी का कैनवास कब से सूना पड़ा था। मेरी मेहंदी के निशान पड़े तो महक उठा। उसके जीवन की सूखी पड़ी बगिया हर हरा गई, भर भर आ गई। जो कमी एक अरसे से चली आ रही थी, मेरे आते ही पूरी हो गई। उसका बेटा हर लम्हा अम्मी अम्मी करता मेरे पीछे भागता रहता। हालांकि वह मेरे रेहान का दोस्त ही था और पहले भी मुझे अम्मी ही कहता था। बगैर माँ का होने की वजह से तब भी मैं उसे रेहान की तरह ही प्यार करती थी। मुझे भी लगा था कि मेरा बिछड़ा परिवार मुझे फिर से मिल गया। अब्बास के घर में चाय नाश्ता बनाते, खाना बनाते, कपड़े धोते, उसके घर को सहेजते, संवारते मैं तकरीबन भूल ही गई थी कि हमारा कोई मसला है या ये हमारा हलाला निकाह भर है। हमारा तलाक भी होना है। अब्बास की भी हालत कमोबेश ऐसी ही थी। हर वक्त उसकी बातों में फुलझड़ियाँ छूटती रहती। घर हंसा करता। अब वह घर में ज़्यादा वक्त बिताने लगा था। तनवीर से मिलना भी तर्क कर दिया था। तनवीर फ़ोन भी करता तो वह कन्नी काट जाता। घर आता तो नौकरों से कहलवा देता कि वह घर पर नहीं है। मैंने भी तनवीर की बाबत सोचना बंद कर दिया था। एक दिन तनवीर ने फ़ोन करके मुझे खूब गालियाँ दी। मैंने छिटक कर फ़ोन कट कर दिया। तनवीर को जब हम दोनों की मंशा कुछ कुछ समझ में आई तो वह बौखला गया। जिस 2 करोड़ के लिए उसने इतनी जद्दोजहद की थी, आज वह हाथ से फिसलते नजर आ रहे थे। उसने उलेमात और रिश्तेदारों की मजलिसें बटोरनी शुरू कर दी। अपनी बातें रखी। सभी ने एक तरफा फैसला उसके हक में दिया। मगर इससे भी क्या होता? मैं तो तब भी उसके निकाह में ही थी और हम शरई तौर पर मियाँ बीवी थे। मामला अदालत में भी गया, मगर कोर्टों की समझ में ये मुसलमानों के पैंचुक नहीं आए। आखिर में फैसला मुझ पर ही छोड़ दिया जाता। मैं एक चुप, 1000 चुप। इसी तरह अब्बास भी अपने फैसले से नहीं डिगा। खिसियाया तनवीर बदहवासी और बेबसी में खंबे नोच नोच रह जाता। बल्कि उसने एक रोज मुझसे कहा भी था फ़ोन पर, जीनत तू कहीं भी जा,
मगर मुझे मेरे 2 करोड़ वापस कर दे, वो मेरी कड़ी मशक्कत के थे। मैं दहक गई। अय मर्दुए, अपनी औकात में रह, वरना तलवे से जवान खींच लूंगी। ये 2 करोड़ तेरी कमाई थी, और मैं क्या तेरे बाप की लौंडी थी जो तेरे बच्चे पालती रही 40 साल तक, तेरे मुर्दे से सुइयां निकालती रही। कहे देती हूँ, होश में रहा कर। उसने चीख कर फोन रख दिया। मैं भी रिसीवर पटक कर घूमी तो सामने अब्बास खड़ा था। पूछा, तनवीर था? और नहीं तो क्या, सुअर का बच्चा, मर्द बना फिरता है। अरे भाई, मर्द ही हो, खुदा तो नहीं। अब मर्द हो तो खोपड़ी पे आग मूतोगे। मैं बड़बड़ाती हुई दालान में आ गई और सोफे पर गच्च से धंस गई। पीछे पीछे अब्बास भी आकर मेरी बाजू में बैठ गया। तनवीर को तो खैर शौक लगा ही था, दोहरा शौक। जोरू भी हाथ से गई और जर भी। जोरू तो खैर यहाँ वहाँ मिल भी जाती, मगर करोड़ की गिनती में जर। इसीलिए वह चुंधियाया रहता। कभी नौकरों को पीट डालता, कभी घर के सामान तोड़ डालता। घड़ी घड़ी गुस्से और पछतावे के फिट पड़ते रहते। आज भी वही सब हो रहा था। तनवीर गर्जा, तूने वादा खिलाफी की है अब्बास। ये निकाह हलाला था, तुझे जीनत को तलाक देना था। जाओ, नहीं देता, क्या कर लोगे? किसी जिद्दी बच्चे की तरह अब्बास मुकर गया। तनवीर ने बड़ी बेचारगी से मेरी तरफ देखा, जैसे कोई जाल में फंसा परिंदा आज़ादी की ख्वाहिश के साथ एक इल्तिजा लिए देख रहा हो। मैंने एक हल्की सी निगाह से उसे देखा और धागा तोड़कर सुई में पिरोने लगी। मेरी ये निगाह उस थप्पड़ से कहीं ज्यादा तल्ख थी जो मैंने तलाक वाली रात उसके चेहरे पर रसीद किया था। एकदम से झटपटा उठा, जैसे धधकते हुए शोलों से छू गया हो। बेतरह तड़प कर वह चिल्लाने लगा, या अल्लाह, इंसाफ रह ही नहीं गया है इस दुनिया में। बीवी धोखेबाज, दोस्त धोखेबाज, किस पे आखिर भरोसा किया जाए? या खुदा, मेरा सब्र इन लोगों पर फट पड़े। मैं खामोश सुई चलाती रही, जैसे उसकी बातें मुझे सुनाई ही ना पड़ रही हों। अलबत्ता अब्बास उसे घूरता रहा, फिर कमरे में जाकर टीवी ऑन करके बैठ गया। अपनी मात देखकर तनवीर ने मुझे भद्दी सी गाली दी, जिस पर मैं धीमे से मुस्कुरा दी तो वह तिल मिलाया सा बाहर निकल गया। फिर बाहरी गेट पर बैठकर जारो कतार रोने चिल्लाने लगा। मेरा जी कराहियत कर उठा। अहमद अब्बास फिर चकराया सा मेरे पास आकर बैठ गया। उसका बेटा नोमान भी गुमसुम सा मेरी गोद में सिर रखकर लेट रहा। हम लोग उस दिन घंटों खामोश रहे। तनवीर हार कर जा चुका था। हमने राहत की सांस ली। उसके जाने के बाद मैं चाय बना लाई और फिर चाय की चुस्कियों में हमने अपने अपने दर्द भुला दिए। मैं तनवीर को दुनिया की सबसे गंदी गाली देना चाहती थी, मगर क्या है कि वह तो पहले से ही सड़ रहा था। हमारी शादी को साल भर होने को था। तनवीर पूरी तरह उजड़ चुका था। मैं बचपन से ही बागी लड़की थी। किसी को चाहती तो टूट कर चाहती, और किसी की जरा भी नजर टेढ़ी हुई तो उसे उसकी औकात तक पहुंचा देती। ये थी मेरी फितरत। दिल से जितनी नम्र उतनी ही सख्त। किसी को माफ करना मेरी फितरत में रहा ही नहीं। मैंने कभी किसी के साथ नाजायज नहीं किया और नाजायज सहा भी नहीं। मैं अपनी ये लड़ाई हारने की बात कभी सोच भी नहीं सकती थी, और मेरी चुप मुझे मुतमईन करती थी, मुझे संभालती थी। एक रोज का किस्सा सुनिए। अहमद अब्बास मुंह अंधेरे ही निकल गया। मैंने सोचा फितरती आदमी है, गया होगा कोई तरफ। करीब 10 बजे वापस भी आ गया। मैं मसहरी पर बैठी सब्जी काट रही थी। वह पहलू में ही मुझसे लगकर बैठ गया। मैं वैसे ही सिर झुकाए अपने काम में मशगूल रही। उसकी सांसों, उसकी आहट, उसकी हरारत से महसूस हुआ कि वह कुछ मायूस सा है। जरूर आज किसी ने उसकी अना को चोट पहुंचाई है। ऐसे लम्हों में वह ऐसी ही चुप्पी ओढ़ लेता था। मैंने ठहरे पानी में कंकड़ी उछाली। खैरियत? वह सीनी में से तुरई का टुकड़ा उठा के दांतों से कुतरते हुए बोला, जीनत, 10 बज चुके हैं, ये काम छोड़ो, चलो बैंक चलते हैं पहले। बैंक? किस लिए? मैं छनकी। लगा अब्बास अब अपनी औकात पर आ रहा है, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही वह बोल उठा, ये अपने 2 करोड़ तनवीर के नाम ट्रांसफर कर दो। क्या तुम्हारी मत मारी गई है? जीनत, मुझे गलत मत समझो। बस कभी कभी अपने सुख की बनिस्बत अपनों के सुख ज्यादा अहम हो जाते हैं। मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, इनके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तुम जाने कब तक हो मेरी? वह बड़ी आजीजी से बोला। जीनत, पहले मेरी नीयत जो भी रही हो, मगर अब आंखें खुल गई हैं। शायद तुम्हें भी नहीं पता कि नोमान BA में फेल हो गया है
और अभी भी सही नहीं चल रहा है। ये सब मुझे भी नहीं मालूम था। हम माँ बाप भी कभी कभी कितने बेहुदा और मतलब परस्त हो उठते हैं कि अपनी बेवकूफ़ियों के आगे कुछ नहीं सोचते। बच्चों के लिए जायज़ नाजायज़ तरीके से जायदाद तो बना लेते हैं, पर बच्चे नहीं बना पाते। मैं जड़ जायदाद में से किसी से कम हूँ क्या? मगर आदमी की हवस। वह एक ठंडी सांस लेकर रह गया। लेकिन अब जाग गया हूँ जीनत। अगर इतना सब होते हुए भी मेरा बेटा वीरानियों से लिपट कर रोए, सन्नाटों से अपना दर्द शेयर करे, तो लानत है मेरे बाप होने पर। तुम्हें नहीं पता बाहर की दुनिया ने उसे किस किस तरह मेंटली टॉर्चर किया है। लोग बाग उसे ताने मारते हैं कि उसके बाप ने दौलत की लालच में किसी की बीवी पर कब्जा कर रखा है, और ये कि दौलत की वजह से ही मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा। कुछ मायनों में ये सही भी था, मगर अब मैं जाग गया हूँ। मैं अब नौमान को और नहीं तोड़ूंगा। कल उसके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी आए थे। उन्होंने ही सारी सूरत हाल वाजिब की है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ही रहा तो नौमान जहनी तवाजुन भी खो सकता है, और इसकी वजह केवल मैं हूँ, मेरा ये कदम है। नौमान ने भी कुछ कहा। मुझे यकायक अब्बास की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा गहरी सांस खींची। इसकी तह तक जाने के लिए आज हवाखोरी के लिए निकले नौमान से तन्हाई में मिला। वह अजब सी वीरान जगह पर तन्हा लेटा हुआ था, सूनी आंखों से आसमान तक रहा था। मेरे बहुत कुरेदने पर उसकी आंखें भीग गईं। उसने अपना फैसला तुरंत सुना दिया। अब्बू, अम्मी को मत जाने दीजिए, मगर तनवीर अंकल को 2 करोड़ वापस कर दीजिए। मैं इतना ही पैसा कमाकर अम्मी को वापस कर दूंगा। मेरा जी उमड़ पड़ा, लगा गश खाकर गिर जाऊंगी। सामने रेहान का चेहरा नौमान के चेहरे में गडमड होने लगा। मैंने तरकारी की सीनी उधर खिसकाई और एक झटके से कमरे से बाहर निकलने को हुई कि अब्बास ने हाथ पकड़ लिया। वैसे जीनत, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपने से आज़ाद कर दूं। इसके बाद तुम तनवीर को चाहे रकम दो या ना दो, हमें कोई सरोकार नहीं। आज़ाद तो तुम यूं भी हो। मैं तो बस ये सोच कर बाग था कि जो घर हमारे लिए सराय बनकर रह गया था, वहाँ फिर से एक घर नजर आने लगा है। मेरा घर, मेरे बेटे का घर, जिस घर की आबो हवा में एक बीवी की चूड़ियों की खनक ना हो, एक माँ के साय का पहरा ना हो, वो घर भी क्या घर है जीनत? कहते हुए आवाज रुंध गई। मैं पलटी। शुक्र है अब्बास, तुम औरत की अजमत को पहचानते हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मर्द जायदाद बनाता है, औरत घर बनाती है। एक बार तनवीर का घर बसाया था, उसने उजाड़ डाला, मगर अब ये घर नहीं उजड़ने दूंगी मैं तैयार होकर आती हूँ, कहती हुई मैं बाहर निकल गई। अब्बास यहाँ वहाँ फ़ोन लगाने लगा। एक आध अखबार नवीसों को भी बुला लिया। बैंक में आकर तनवीर और अब्बास कागजी लिखा पढ़ी में लग गए। मैं एक तरफ सोफे पर बैठी रही। जहाँ जरूरत पड़ती अब्बास आकर मुझसे दस्तखत करवा कर ले जाता। मैं बुरके की पट्टी के पीछे से दोनों को पढ़ती रही बारी बारी। तनवीर की जीत भले ही हुई थी, मगर चेहरे पे काला रंग सा पुता जा रहा था, जबकि अहमद अब्बास के चेहरे पर सुनहरी धूप खिलती जा रही थी। चेहरा गैबी खुशी से दमक रहा था। दूसरे रोज अखबार वालों को जाने क्या सूझी कि तनवीर की खूब छिछालेदार की और अहमद अब्बास की बल्ले बल्ले। नौमान पेपर देखते ही मुझसे आकर लिपट गया। उसकी आंखें नम हो गईं। अभी हम अखबार की सुर्खियों पर निगाह फेर ही रहे थे कि अब्बास का मोबाइल बज उठा। मैं अब्बास का चेहरा पढ़ने लगी। अब्बास के लहजे, बातें और चेहरे के उतार चढ़ाव से साफ जाहिर हो रहा था कि तनवीर किसी चोटिल सांप की तरह फुफकार रहा है। उसके चेहरे पर यह मेरा तीसरा थप्पड़ था। अब्बास ने मुस्कुराते हुए मोबाइल मुझे थमा दिया। मैं कुछ देर तक मोबाइल कान से सटाकर उसकी गालियों का मजा लेती रही, मगर बर्दाश्त कहाँ। बोली, अरे तनवीर, तेरे 2 करोड़ तेरे मुंह पर दे मारे, अब क्यों दुम फटकार रहा है? मेरी आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। है तू? तेरा मुंह कैसे पड़ा मुझसे बोलने का? जीनत, तूने मेरी बड़ी रुसवाई कराई है। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। उफ, ये जिल्लतें, ये बेवफाइयाँ। मैंने हंसते हुए मोबाइल बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।